फसल उत्पादन पाठ 4 का नाम उर्वरक। तो हमें उर्वरक के बारे में पढ़ना है। तो उर्वरक देखो पाठ 3 में हम खाद के बारे में पढ़ते आए कि जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, तो इनके बारे में पढ़े थे। गोबर की खाद है। अब उर्वरक में हमें जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं उन उर्वरकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो उर्वरक की परिभाषा पढ़ेंगे। पहले क्या उर्वरक की परिभाषा। तो देखिए उर्वरक वे पदार्थ हैं जो पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करने के लिए भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं तथा इनसे पौधों को 1 या 2 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। जैसे यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, पोटेशियम, अमोनियम आदि उर्वरक हैं। तो जो वे उर्वरक पदार्थ जो पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं या भूमि की उर्वरकता उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए कारखानों में हमारे फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं उर्वरक कहलाते हैं। वही जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं इनसे पौधों को कितने तत्व मिलते हैं? 1 या 2 पोषक तत्व ही मिलते हैं। किनसे? उर्वरकों से। और खादों से सभी तत्व मिलते हैं। तो क्या उर्वरक कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। अब किन्हीं 4 जैव उर्वरक, 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम लिखें। जैव उर्वरक माने देशी वाले, जैव उर्वरक माने देशी वाले जो कीटाणु होते हैं, जैव माने जीव माने जिंदे, जो कीटाणु होते हैं उनके नाम। और रासायनिक माने जो फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए 4 ऐसे जैविक नाम है, 4 जैवों के नाम। देखिए पहला है राइजोबियम, पहला क्या है? राइजोबियम। पहला क्या है? राइजोबियम। नंबर 2 है एजोटोबैक्टर, अब दूसरा एजोटोबैक्टर। अब तीसरा है एजोला, और चौथा है माइकोराजा। देखिए जैव उर्वरक जो जिंदे जो कीटों के नाम है, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोला है और माइकोराजा है। ये जैव उर्वरकों के नाम हो गए। किनके? जैवों के। अब रासायनिक उर्वरक। क्या? रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक के बारे में पढ़ना है। रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं? यूरिया है, अमोनिया सल्फेट है, देखिए यूरिया। नंबर 2 अमोनियम सल्फेट। अब अगला सिंगल सुपर फास्फेट, या सिंगल सुपर फास्फेट। अब डबल सुपर फास्फेट। ये कौन से हो गए? रासायनिक उर्वरक जो कारखानों में फैक्ट्रियों में तैयार किए जाने वाले। यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट है, डबल सुपर फास्फेट। जे अमोनियम माने जे है जो कारखानों फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। और ये वो जैव उर्वरक है वो माने खुद के द्वारा माने प्राकृतिक द्वारा होते हैं। एक प्राकृतिक द्वारा। अब जैव उर्वरक क्या है, उसके महत्व या लाभ लिखिए। अब जैव उर्वरक के बारे में पढ़ना। पहले तो जैव उर्वरक कौन कौन से? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोला, माइकोराजा। अब इनका वर्गीकरण करना है और इनके लाभ लिखे। तो देखिए जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है, माने छोटे छोटे, सूक्ष्म माने छोटे छोटे जीव माने कीट हैं जो मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। जो मृदा की उपजाऊ माने उसमें फसल करते हैं, उसकी शक्ति को और अच्छा माने उसको और अच्छा बनाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कुछ जीवाणु और जिस सूक्ष्म जीव होते हैं ना, इनके अंतर्गत कुछ जीवाणु माने कीट भी रहते हैं। जैसे वो है साइनोबैक्टीरिया, कवक आते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होगा ना इनके अंदर वो भी आते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो भूमि की उर्वरकता माने उपजाऊ शक्ति को अधिक बनाते हैं।
इसमें से कुछ स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे पौधों के साथ सहजीवी के रूप में रहकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते तथा जैव उर्वरक जीवाणु उर्वरक के अलावा स्वतंत्र माने स्वच्छ रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती है। और माने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कर पाते हैं, अन्य स्रोतों से वायुमंडल से भी कर पाते हैं, अन्य स्रोतों से भी कर लेते हैं। कौन से साइनोबैक्टीरिया, कौन से कीट साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उर्वरकों के अंदर वो क्या नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण आसानी से कर सकते हैं। अब जैव उर्वरक के लाभ या महत्व, क्या लाभ या महत्व पढ़ने हैं। तो देखिए जैव उर्वरक के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करते हुए भूमि में उपजाऊ एवं स्वास्थ्य को टिकाऊ बनाए रखा जा सकता है। रासायनिक माने कारखानों वाले जो खाद होते हैं, कारखानों वाले उन पर कम भरोसा करके, माने उन पर कम भरोसा, अब जब माने देसी खाद पर, देसी उर्वरक पर ज्यादा भरोसा करके उर्वरक माने भूमि की उपजाऊ शक्ति को अधिक बना सकते हैं। अब अगला एजोटोबैक्टर कल्चर के प्रयोग से फसल की अंकुरण क्षमता एवं उपज में अधिक वृद्धि होती है। जो एजोटोबैक्टर होता है, जो एजोटोबैक्टर है ना, उससे क्या उपयोग होता है, उससे क्या लाभ होता है भूमि में, उसका उपयोग करते हैं तो उसकी हमारे भूमि में फसलों की अंकुरण माने फसल जो अपन बीज बोते हैं ना, उसमें अंकुरण माने फूट भी अच्छी देता है, जमता भी अच्छी और उपज भी हमें अच्छी मिलती है। अब अगला है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी होती है। कृषि उत्पादन माने जो अपन कृषि है फसल भी अच्छी करते हैं, उसका लाभ हमें अच्छा मिलता है, फसल भी अच्छी मिलती है तथा जड़ ग्रंथियों का निर्माण भी, जो जड़ होती हैं उनकी ग्रंथियां माने जड़ होती है ना, उनका अधिक उत्पादन हुआ माने अधिक निकलती है। नंबर अगला राइजोबियम। अब नंबर अगला आता है राइजोबियम। अब इसके उपयोग से क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है खेती में। तो ये राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से कम खर्चे में ही पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। अपन राइजोबियम का जो उपयोग करते हैं फसल में या भूमि में, तो कम खर्चा हमारे पैसा ज्यादा नहीं लगता है, पैसे ज्यादा नहीं लगते हैं, कम पैसे में पौधों को नाइट्रोजन मिल सकती है। क्योंकि इनका साइनोबैक्टीरिया कवक होते हैं, हमारे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर, माने नाइट्रोजन को अपनी ओर आकर्षण कर देते हैं, अपनी ओर आकर्षण करते हैं, तो किसको देते हैं, पौधों को, क्या, राइजोबियम। अब अगला नील अर्ध शैवाल के उपयोग से धान की फसल को 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो नील अर्ध शैवाल है ना, उसका सबसे ज्यादा उपयोग किसमें करते हैं, धान की खेती में। किसमें करते हैं, धान की खेती में नील अर्ध शैवाल को ये धान के लिए बनाई है। तो धान माने 20 से 30 किलोग्राम माने नाइट्रोजन की भी प्राप्ति होती है तथा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, माने प्रति हेक्टेयर। अब इसमें हेक्टेयर में 4 से 5 बीघा का एक हेक्टेयर होता है, अपने यहाँ पे कहते हैं बीघा, और कई यहाँ पे हेक्टेयर का मान होता है 4 से 5 बीघा का एक है, तथा 10 से 20% तक फसलों उपज में वृद्धि होती है। अपन पहल भी करते हैं धान की, तो इससे किससे, नील अर्ध शैवाल से 10 से 20%, कितना, 10 से 20% हमको फसल में भी लाभ मिलता है। 10 से 20% तक हमें लाभ भी मिलता है, किससे, नील अर्ध शैवाल के उपयोग से, हमारे प्रयोग से। अब अगला नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम एवं उनमें प्रतिशत मात्रा। अब नाइट्रोजन के उर्वरक कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन किन किन उर्वरकों में पाई जाती है, तो उनके नाम लिखने हैं और उनमें प्रतिशत मात्रा, माने नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है इन उर्वरकों में। तो देखिए एक साइड हम उर्वरकों के नाम डाल लेंगे, एक साइड प्रतिशत मात्रा, तो हम एक साइड में उर्वरकों के नाम लिखेंगे, एक साइड में प्रतिशत मात्रा। तो नंबर 1 है सोडियम नाइट्रेट, क्या, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 16%, कितनी, 16%। अब अगला यूरिया। अब यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, 40% होती है यूरिया में। अब अगला अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 33%।
अब अगला अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड में देख लिए कि कितनी प्रतिशत मात्रा नाइट्रोजन की, तो 25%। अब अगला है पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट में भी 13% होती है। अब अगला है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में होती है 26%। कितनी? 26%। अब किनके हो गए? नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम हो गए। अब नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम सोडियम है, नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट आदि। इन और भी होते हैं पर हमें ज़्यादा नहीं, इतना ही काफ़ी हो जाएगा। अब अगला आता है आपका क्वेश्चन ऐसे। अब अगला आएगा पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम युक्त उर्वरकों के नाम उनमें प्रतिशत मात्रा। ऐसे ही आएगा फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम, उनमें प्रतिशत मात्रा दे दिए। अब पोटाश युक्त उर्वरकों के नाम एवं उनमें प्रतिशत मात्रा। अब हमें देखना है कि पोटाश के कौन कौन से उर्वरक होते हैं और उनमें पोटाश की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो उसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए पहला है 61 उर्वरकों के नाम, 61% मात्रा। अब पहला है अपना पोटेशियम क्लोराइड। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें हमें क्या प्रतिशत मात्रा कितनी होगी पोटेशियम की, पोटाश की? 58 से 62%। कितनी? 58 से 62%। अब अगला है पोटेशियम कार्बोनेट। अब इसमें पोटाश की कितनी मात्रा है? 65%। अब अगला है पोटेशियम सल्फेट। क्या? पोटेशियम सल्फेट। तो इसमें प्रतिशत मात्रा कितनी है किसकी? पोटाश की? 48 से 58%। अब अगला है पोटेशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। पोटेशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसमें प्रतिशत मात्रा कितनी है पोटाश की? 20%। अब अगला है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें पोटाश की मात्रा कितनी है? 44%। अब अगला है राख। तो राख में पोटाश की मात्रा कितनी होती है? 4 से लेके 7% तक। कितनी होती है? 4 से लेके 7% तक। अब ये पोटाश के हो गए। अब अगला आएगा अपना फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम एवं उनमें प्रतिशत मात्रा। तो देखिए ऐसे वो क्वेश्चन है। अब फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम एवं उनमें प्रतिशत मात्रा। अब हमें देखो नाइट्रोजन के पढ़ ले, पोटाश के पढ़ ले। अब हमें किसके? नाइट्रोजन के भी पढ़ ले और पोटाश के पढ़ ले। अब हम पढ़ेंगे किसके? फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम एवं उनमें प्रतिशत मात्रा। तो देखिए 61 उर्वरक के नाम, 61% मात्रा, वही स्वयं कंडीशन। अब हमें उर्वरकों के नाम देखने हैं किसके? फास्फोरस उर्वरकों के नाम एवं उनमें प्रतिशत मात्रा भी देखनी है। तो नंबर 1 पे हड्डी की भस्म। क्या है? हड्डी की भस्म फास्फोरस की मात्रा कितनी है? 30 से 40%। कितनी? 30 से 40%। अब अगला हड्डी का चूर्ण। अब हड्डी के चूर्ण में फास्फोरस की मात्रा कितनी है? 20 से 25%। कितनी? 20 से 25%। अब अगला आता है सिंगल सुपर फास्फेट। अब सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की कितनी मात्रा? 16 से 20%। अब आता है डबल सुपर फास्फेट में कितनी मात्रा? 32 से 35। कितनी? 32 से 35%। अब अगला डबल भी हो गया। अब ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48 से 50%। अब मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें 50%। अब कैल्शियम मेटाफॉस्फेट 60%। अब ये क्वेश्चन आपके समझ में आए हुए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। और नहीं आए हमें संपर्क कीजिए। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और हमसे वो करिए संपर्क। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है अभिषेक ढाकड़ सर के नाम से है और वहीं पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डला है। कोई प्रॉब्लम तो हमारे लिए कॉल करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।